हेलो, जय श्री राम दोस्तों। मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको 9th के मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के गणित की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं शुरुआत से शुरू करके अंत तक पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा और इसमें सभी उदाहरण शामिल होंगे और साथ में सभी कॉन्सेप्ट को भी मैं बहुत अच्छे से समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो जो शुरुआत से अंत तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उसको हम मैथ में फर्स्ट चैप्टर के उदाहरण से लेके एक्सरसाइज तक और लास्ट चैप्टर के उदाहरण से एक्सरसाइज तक के सभी क्वेश्चंस को हम आपको लगाकर समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 9th गणित के सबसे पहले चैप्टर संख्या पद्धति से। तो जैसा कि संख्या पद्धति के बारे में पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसे हम थोड़ा और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्लास के अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे कि हम n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इसी क्रम से में अनंत तक जो संख्याएं रहती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में मात्र इतना अंतर है कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को लिया जाता है और पूर्ण संख्याओं में हम 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 अनंत तक लेते हैं। इसी क्रम में हम आते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक के बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, पूर्णांक वे सभी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर और 0, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 इसी क्रम में अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं पर आते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जब हम उन्हें 2 से विभाजित करते हैं, तो यदि शेषफल 1 आता है तो वे संख्याएं सम संख्याएं नहीं होंगी। यदि शेषफल 0 आएगा तो ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी क्रम में हम चलते हैं कि जैसे हम देख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसे हम चाहे ले लें -4, -2, +2, 4 इसी क्रम में कोई भी हम संख्या ले लेते हैं या यहाँ पर हम रख देते हैं 0। तो ये सारी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसी क्रम में वे सभी संख्याएं ये सम संख्याएं जैसे कि -5, -3, -2, -1 +3 या +1 इसी क्रम में ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं का यदि हम इन संख्याओं में 2 से भाग करेंगे
तो इन सभी में शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा, इसलिए सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी क्रम में आती हैं सम प्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है। तो प्राकृतिक संख्याओं में जैसे कि 1, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी, इनके यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 आता है, वे सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और वे सभी संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, वे विषम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो मात्र 2 संख्याओं से विभाजित हो। पहली तो वह संख्या स्वयं से विभाजित हो और दूसरी 1 से विभाजित हो रही हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन होनी मात्र इतनी सी कंडीशन होगी कि वे संख्याएं कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होंगी और वे 2 संख्याएं केवल 1 और स्वयं होगी। यदि इनके अलावा किसी भी अन्य संख्या से वह विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे कि मान लीजिए लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 के आगे 17, 19, इसी क्रम में ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं चली जाएंगी। अब थोड़े से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम शून्य की बात करें तो शून्य ना तो एक सम संख्या है, ना सम संख्या कह रहे हैं तो ये शून्य ना तो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या शून्य जो है वो धनात्मक नहीं है, और ये शून्य ऋणात्मक भी नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो शून्य संख्या है उसको हम ना धनात्मक संख्या के अंतर्गत रखते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम कह सकते हैं एक की चर्चा करते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक भाज्य नहीं है और एक अभाज्य भी नहीं है। जैसा कि इसमें हमने लिखा कि एक भाज्य नहीं है और एक अभाज्य भी नहीं है। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में जैसा कि हमने अभी बताया कि भाज्य वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, जैसे कि भाज्य बताया मैंने, भाज्य नहीं बताया, तो भाज्य के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे सभी संख्याएं रखी जाती हैं जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी न किसी एक अतिरिक्त संख्या, कम से कम एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही होती हैं, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 4 ले लेते हैं। 4 को हम 1 से भाग करेंगे तो 1 से विभाजित होगा क्योंकि शेषफल 0 आएगा। उसी तरह अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो भी 4 विभाजित होगा, लेकिन 4 एक और स्वयं 4 से और 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होगा, क्योंकि मैं 4 में 2 से विभाजित करूंगा तो भी शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हों, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक भाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाज्य संख्या का ये नियम है
वह एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही हो, और अभाज्य संख्या का नियम है कम से कम वह दो संख्याओं से विभाजित हो रही हो, एक वह स्वयं अपने आप से, दूसरा वह एक से विभाजित हो रही हो। लेकिन इसमें हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यह संख्या एक से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन स्वयं भी वह एक ही है, इसलिए वह दो संख्याएं नहीं बन पा रही हैं, केवल एक ही संख्या है जो एक से विभाजित हो रही है। तो अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम सह अभाज्य संख्याओं पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। असहभाज्य असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें दो संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं का मासा हमें जिसे हम महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कहते हैं, उनका मासा एक ही आ रहा होता है। अगर वे संख्याएं अलग अलग उनको करके देखा जाए तो हो सकता है उनमें एक संख्या भाज्य भी हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्र उसमें यही देखा जाता है यदि दो संख्याएं साथ में हों और उन दोनों संख्याओं का मासा एक हो तो वे संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये सभी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 3 अभाज्य है, व्यक्तिगत मतलब ये है संख्या, अकेली संख्या ले लिया जाए तो 3 अभाज्य मानी जाएगी, और 10 को यदि हम अकेला ले लेते हैं तो वह भाज्य है, लेकिन ये दोनों संख्याएं साथ में होंगी तो ये दोनों असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। असहभाज्य संख्याएं के आगे हम बढ़ते हैं अभाज्य जुड़वा संख्याएं। अभाज्य जुड़वा संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं। अभाज्य जुड़वा संख्याओं में दो संख्याएं होती हैं और दोनों ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यदि हम उन दोनों अभाज्य संख्याओं का यदि अंतर करेंगे या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मतलब माइनस करेंगे तो वह संख्या 2 हमें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वे संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ये सभी संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये इनमें से मैं इनमें में से दोनों संख्याओं, जैसे 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, और इसमें बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं को वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें q बराबर 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पर q बराबर 0 नहीं हो सकता, और यह किसी न किसी प्रकार से क्योंकि यदि q बराबर 0 हो जाएगा तो यह संख्या अपने आप में अनंत हो जाएगी। तो यह बात हमें ध्यान रखना होगा। यानी कि परिमेय संख्याएं हम
उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें कि हम भिन्न के रूप में अर्थात हम अपान के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 है तो 10 को कोई भी संख्या हम लेते हैं जिससे कि हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके आगे, अब इस एक्सरसाइज में इसके आगे यह बतलाया गया है कि कोई भी दो संख्याएं हो और उनके मध्य की कोई एक संख्या हमें ज्ञात करनी हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा गया -3 और 8, -3 और 8 के बीच ही कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब दो संख्याएं मात्र दी गई हों और उनके बीच ही कोई परिमेय संख्या पूछी जाए तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हो जिसमें हम कह देते हैं कि मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो अब हमें इनके बीच की संख्या को ज्ञात करना होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे x और y को, जैसे x प्लस वाई, और फिर इसका अपान में 2 कर देंगे यानी बटे 2 कर देंगे। तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो उसके बीच की एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि हम देखते हैं -3 और 8 है, मान लिया कि x की जगह पर -3 था, मैंने -3 कर दिया, और प्लस y की जगह पर 8 है तो मैंने y की जगह पर 8 रख दिया, बटे में 2 कर दिया, और दोनों को जब हमने जोड़ा तो 5/2 आ गया। यानी कि x और y यानी -3 और 8 के बीच की जब परिमेय संख्या की बात की जाएगी तो -3 और 8 के बीच की परिमेय संख्या 5/2 होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई हो और उनके मध्य की तीन परिमेय संख्या पूछ लिया जाए। पहले हम दो की मात्र एक परिमेय संख्या मध्य में निकाला जो जा रहा है उसका पहले एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह संख्या है 6 और 18। 6 और 18 दो संख्याएं हैं और इनके मध्य की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम x को मानेंगे, जैसे मान लीजिए पहली संख्या को हमने x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x प्लस वाई अपान 2 वाले क्रम में चलेंगे। x यानी 6, y यानी 18, यानी 6 धन 18/2, 18 6 24, 24/2, और 24/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार इनके मध्य की संख्या हमें प्राप्त हो गई। लेकिन इसी प्रकार यदि ये बोल दे कि इसके मध्य की तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है -1 और 7 के मध्य की तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मध्य बीच में कोई भी दो संख्याएं होती हैं तो चाहे जितने करीब वो संख्याएं हों, लेकिन फिर भी उसके मध्य में हम अनंत परिमेय संख्याओं को समझ सकते हैं, क्योंकि उसके मध्य में इतनी परिमेय संख्याएं होंगी कि हम उनकी गणनात्मक रूप से लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि पहले इसमें तो सिर्फ तीन परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो मैं मानूंगा कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, x और y, मैं इसी फॉर्मेट को पकड़ूंगा। जैसे मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात की जाती है तो x प्लस वाई अपान 2 कर दिया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, -1 प्लस 7 अपान 2 यानी कि 6 अपान 2 यानी कि 3। मतलब -1 और 7 के मध्य मैंने जब परिमेय संख्या निकाली तो हमें एक परिमेय संख्या 3 मिली, 3। यानी कि अब मैं इस क्रम में लिख सकता हूँ कि -1 और -7 के मध्य में जो तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए, जैसा कि मैंने भी कहा कि -1 और -7 के बीच हमें तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमें इनके मध्य एक परिमेय संख्या तो ज्ञात हो गई। किसके मध्य, -1 और 7 के मध्य, इस सूत्र से। अब मुझे तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो मैं क्रमशः इनको x और y वाले फॉर्मेट में लेके इनके मध्य एक निकाल लूँ और इनके मध्य एक निकाल लूँ। तो जब इनके मध्य एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 7 और 1 के मध्य ऑटोमेटिक तीन परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे पहले मैं इन दोनों के मध्य में निकाल लेता हूँ। जैसे इसको x और y जैसे माना था तो -1 प्लस 3,
और अपान में 2 कर दूंगा तो 2/2 ये कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। और इसके बाद 7 और 3 के बीच इसी तरह परिमेय संख्या, यानी इसको x और इसको y मान के निकाल लेता हूँ। तो 3 धन 7/2, 7 3 को जोड़ा हमने 10 आया, 10/2 और यहाँ पर एक कट के 5 यानी कि 5 आ जाए, या मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। इस प्रकार मैंने -1 और 7 के मध्य 3 परिमेय संख्याओं को निकाल लिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इनके मध्य में बोल दिया जाए कि 10 परिमेय संख्याएं, 15 परिमेय संख्याएं, 9 परिमेय संख्याएं, तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं, जैसे कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याएं दे दी गई हों और उनके मध्य कई परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या, पहली संख्या को हम a मान लेंगे और अंतिम वाली संख्या को b मान लेंगे, और उसके बाद में a1, a2, a3, a4 इस क्रम में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमें 2 संख्या दी गई, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संख्या 2 दी गई, पहली संख्या a थी और दूसरी संख्या b थी, और इनके मध्य हमें परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया, और वो परिमेय संख्याओं की संख्या मान लेते हैं कुछ भी हो जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं a दिया गया है और b दिया गया है, और बीच में कह दिया a1, a2, a3, a4, a5 और a6, a7 an। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं की संख्या n है। तो इसमें हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला है हमारा, जैसे पहली संख्या जो होगी a1 का फार्मूला कह सकते हैं a1 = a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी क्रम में a2 बराबर a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1, जिसमें कि b माइनस a की जगह यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार a3 बराबर a प्लस 3b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी प्रकार a4 a प्लस 4b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे मान लीजिए कि इसी क्रम में चलता रहेगा, और यहाँ पर अंत में मान लीजिए कि an यानी कि लास्ट वाली संख्या जो संख्याओं की संख्या होगी, तो an हो जाएगा a प्लस n b माइनस a अपान n प्लस 1। ये फॉर्मेट होगा। तो इस प्रकार अगर हमें कोई 2 संख्या दी गई हो और उनके मध्य कई परिमेय संख्याओं को निकालने की बात कह रहा हो, तो हम इस फार्मूले के तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी क्रम में हमें एक प्रश्न देते हैं। जैसे 1/3 क्या दिया गया, मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है 1/3 और 1/2 के मध्य 1/3 और 1/2 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1/3 और 1/2 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्रमशः लिख सकते हैं a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9। अब जैसा कि अभी हमने फार्मूला समझाया था a1 के लिए फार्मूला था हमारा a1 = a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a की जगह पर क्या है, a की जगह पहले हम b माइनस a को ज्ञात कर लेते हैं। तो b माइनस a
की जगह यानी बी वाली संख्या जैसे हमने प्रश्न में लिखा था, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी मान ली जाएगी और बी की संख्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 वाले क्रम में रहेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि b माइनस ए, तो b है हमारा 1/2 प्रश्न के आधार पे हमने लिख दिया b को 1/2 माइनस ए की जगह है 1/3 1/3। अब इसको हम हल करते हैं तो 6 3 2 यानी कि 1/6 यानी b माइनस ए हमें 1/6 प्राप्त हुआ। और n+1 की बात कही जाए तो n हमारा कितना है, n हमारा 9 है टोटल, यानी n की जगह पर अधिकतम संख्याओं की संख्या जो मध्य में निकाली जा रही होगी वही n बराबर होगा। तो यानी n बराबर 1, जैसे n+1 है तो n बराबर 9 है, तो n+1 बराबर 9 + 1 = 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम 10 लिख देंगे और यहाँ पर b माइनस ए की जगह 1/6 और a की वैल्यू हमारी 1/3 है। अब अगले क्रम में हम चलते हैं, a1 बराबर a प्लस b माइनस ए जिसकी वैल्यू आई है 1/6, हम लिख देते हैं 1/6, n+1 को हम लिखते हैं 10 और 10 को हम कोई भी संख्या हो, मान लो 10 को मैं 10/1 लिख दूंगा, वो 10 ही बना रहेगा। उसी क्रम में हम यहाँ पर 10 को 10/1 भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि यह संख्या हमारी बन गई, क्या अगर हम इसको थोड़ा सा अलग लिख के इस केवल मात्र इतनी संख्या को समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1/6 अपान 10/1। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को जैसे कि तैसे लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या जो कि भिन्न रूप में होती है मैं उसको पलट कर ऊपर करके गुणा कर सकता हूँ। 1/6 इंटू 10/1 है तो मैं इसको 1/10 कर दूंगा और ये ऊपर का 1 और इसका गुणा होगा नीचे का तो 60, यानी कि 1/60 आ जाएगा। मतलब b माइनस ए अपान n+1 अगर हम यहाँ पर लिख दें कि b माइनस ए अपान n+1, जैसा कि b माइनस ए का 1/6 और n+1 मान का मान 10/1 लिख दिया गया। जब इसको यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लिख कर जब इसको हमने हल किया तो 1/60 आया। मतलब हम b माइनस ए अपान n+1 की जगह पर 1/60 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a1 को ही अभी निकाला जा रहा है, तो a1 बराबर a की जगह पर क्या था, a की जगह पर 1/3 है, जिसे मैं लिख देता हूँ a की जगह पर 1/3 और प्लस इसकी जगह को हल करने पे 1/60 आया था तो मैं इसको 1/60 लिख देता हूँ। और जब इसको हल करते हैं a1 को तो यहाँ पर 60 और 20 + 1 बराबर 21/60। अब इसको मान लीजिए कि कोई भी ऐसी संख्या हो जिससे विभाजित हो रही हो तो 3 सते 21, 3 दूनी 6 0 यानी 7/20 ये इतना आ रहा है 7/20। a1 बराबर आ गया हमारा 7/20। अब जैसे कि बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। अब a1 हमें ज्ञात हो गया 7/20, यानी मैं a1 की जगह पर मैं 7/20 लिख सकता हूँ, यानी a1 का मान हमारा 7/20 हमें प्राप्त हुआ। और जिसमें सबसे खास बात ध्यान देने के लिए, जैसे कि हम अन्य संख्याओं a2 A3 A4 को ज्ञात करेंगे तो b माइनस ए अपान n+1 बराबर 1/60 है। उस मान को रखने से हमारे प्रश्न को करने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी, नहीं बार बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं a1 वाला, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा था b माइनस ए अपान n+1 बराबर 1/60। इसको ये रहने देता हूँ ताकि ये समझ में आए, नहीं भी फिर हो जाएंगे। अब जैसे कि अब अगली संख्या है a2 का बताया गया था a + 2b माइनस ए अपान n+1। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो a का मान क्या है, a की जगह को मैं यहाँ पर a की जगह को 1/3 कर देता हूँ,
प्लस 2, 2 को यहाँ पर 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, मैं इसको 2 अपान लिख सकता हूँ ताकि समझने के लिए, क्योंकि मैं इसको इस क्रम में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई बच्चा 7वीं 8वीं में भी हो और वो आगे की चीज़ों को सीखना चाहता हो तो वो जीरो से बहुत अच्छे से सीख पाए। और मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो कि 9th में होते हैं, उनकी मैथ बहुत कमज़ोर होती है और उनको समझने में बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं इसको जीरो से बताऊँगा ताकि हर स्तर का बच्चा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे कि अब यहाँ पर 2/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, तो 2/1 हुआ इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट लगा है, तो मैं इसको गुणे के रूप में लिख सकता हूँ 1/2 इंटू, जैसा कि b माइनस से n+1 का मान हमने सबसे पहले 1/60 निकाला था, मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर मान 1/60 रख सकता हूँ। 1/60। अब यहाँ से 2 से 60 को कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/3 धन 1/30। अब हल करते हुए 30 10 प्लस 1 बराबर 11/30, यानी कि A2 का मान 11/30 आ गया। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है जो कि बच्चे कमज़ोर हों, उनको समझने में समस्या हो कि यह 1/3 से 1/30 था, यहाँ पर 10 कैसे हो गया, तो मैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जैसे 1/3 और 1/30 है, मैं इसको जब हल करता हूँ तो एलसीएम के जरिए हल करता हूँ। 3 और 30 का एलसीएम लूँगा तो 3 30, तो मैंने एलसीएम लिया तो 2 3 15, 2 यहाँ पर आएगा 3 1 5 5 1 1। जैसा कि एलसीएम करना ये इतना तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, हमें ऐसा लगता है। अब यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो 2 × 3 × 5 मिला, यानी 2 3 6 5 30, यानी कि मैं इसको 30 लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार क्रम में मैं 3 से 30 में भाग करूँगा तो 30/3 जब मैं करूँगा तो 10 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 10 आएगा। जब 10 आएगा तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, और जो संख्या इस 30 में 3 से भाग देने पे आई उस संख्या को इसके ऊपर वाले में ले जाके गुणा कर देना होता है। ये 10 आएगा यहाँ पर, प्लस उसी तरह 30 का जब 30 में ही भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि 11/30। ये हमें A2 प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो मैं उनको और बेहतर तरीके से वीडियो डाल दूँगा समझा के। वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप लोग अब इसको फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं A3 का मान ज्ञात करने के लिए। A3 बराबर क्या होगा, A + 3 B - A A3 B - A अपान n+1। अब यहाँ पर A का मान जैसा कि हमने बताया, A का मान दिख ही रहा है, एक जगह पर 1/3 है, 1/3 धन 3 को 3/1 लिख सकते, 3/1 गुणे, जैसा कि B - A अपान n+1 जो कि हमने मान निकाला था 1/60, मैं उसको डायरेक्ट 1/60 लिख सकता हूँ। 3 से 60 काटूंगा तो 3 दूनी 6 0, 1/20 आ गया, यानी कि 1/3 धन 1/20 बराबर। अब इसको जब हल करेंगे तो 20 3 60, 20 और 3, यानी कि 23/60। हम ये कह सकते हैं कि A3 का मान 23/60 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर A3 की जगह मैं लिख देता हूँ 23/60।
अब इसी क्रम में अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। अब इसी क्रम में हम A4, A5, A6, A7, A8 और A9 सभी संख्याओं को निकालूंगा। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था 1/3 और 1/2 के मध्य 9 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो इस प्रकार हमें 9 परमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं हम A4 पर। A4 का A + 4 B - A अपान n+1, यानी A का मान 1/3 प्लस 4 को 4/1 लिख सकते थे, तो 4/1 गुणे B - A अपान n+1। B - A अपान n+1 को हर बार मैं 1/60 इसी क्रम में रख दूंगा, यानी 1/60। अब 4 से इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, कट गया। अब इसको आगे करते हैं 1/3 धन 1/15। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। और आगे 3 × 5 = 15, 5 प्लस 1 6/15। देख लीजिए आप, एलसीएम लेते हैं तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। और 15 फिर 3 से 15 में विभाजित करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 आएगा। फिर इस 5 का इसके ऊपर वाली संख्या पे गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5, इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5। उसी तरह 15 का 15 में भाग करेंगे तो 1, और 1 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 5 × 1 = 6। और मैं इसको 6/15 लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको विभाजित करूँगा तो 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, यानी कि 2/5, यानी A4 का मान हमें 2/5 प्राप्त हो जाएगा। यानी A4 की जगह पर मैं 2/5 लिख सकता हूँ। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और A5 इसको आप लिख लीजिए। हमारी संख्या A5 A + B - 5 B - A अपान n+1, यानी कि A + 5 को 5/1 इंटू B - A अपान n+1। B - A अपान n+1 का मान 1/60, यानी कि 1/60। चलो ठीक से लिख देते हैं। 5/1 गुणे B - A अपान n+1 बराबर 1/60। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/60। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ पर A का मान जैसा कि 1/3 है, यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं। 1/3 धन 1/12। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा, +1, यानी कि 5/12 उत्तर प्राप्त होगा, यानी A5 बराबर 5/12। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। A5 के आगे A6 A7 और A8 और A9। अब इसमें जैसा कि हम थोड़ा इसको स्पीड में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं कई कर चुका हूं, तो आप लोगों को भी अब समझने में आसानी हो रही होगी। अब जैसे कि A6 है तो A + 6 B - A अपान n+1। अब A7 है तो A + 7 B - A अपान n+1। A9 है तो A + 9 B - A अपान n+1। A8 है तो A + 8 B - A अपान n+1। अब A का मान हर जगह पर 1/3 है, +6
6 को 6/1 गुणे b माइनस ए, अगर मैं b माइनस ए अपान n प्लस 1, b माइनस ए अपान n प्लस 1 हर जगह 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो गया। और 6 दहमा 60 यानी 1/10 यानी 1/3 धन 1/10 हल करेंगे तो 30 10 3 13/30 यानी कि मैं लिख सकता हूँ A6 बराबर 13/30। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो A7 की बात करते हैं। तो A7 में A का मान क्या होगा, 1/3 प्लस 7/1 गुणे 1/60 बराबर 1/3 धन 7/60। एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 3 दूनी 6 यानी 20 प्लस और 7 मतलब 27/60 यानी A7 का हम कर देंगे 27/60। 27/60। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि 3 से विभाजित होगा, 3 9 3 27, 3 9 27 और 3 दूनी 6 20 यानी 9/20 भी मैं लिख सकता हूँ। यानी कि A7 को मैं लिख सकता हूँ 9/20। A7 को मैं इसी क्रम में लिख सकता हूँ 9/20। अब आगे बढ़ते हैं, A8 पे चलते हैं। A8 में A का मान कितना है, A का मान है 1/3 प्लस 8 को 8/1 गुणे B माइनस ए अपान n प्लस 1 की जगह पर 1/60 यानी कि 1/60 कर दिया। और यहाँ पर ये देखते हैं 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 यानी यहाँ पर 4 15 हमें 60 आ जाएगा यानी 2/15 यानी कि 1/3 धन 2/15 1/3 धन 2/15। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 3 5 15 5 और 15 1 2 यानी कि 7/15 यानी कि A8 की जगह पर 7/15 हो जाएगा। A8 की जगह पर 7/15 हो जाएगा। अब लास्ट वाला A9 को ज्ञात करते हैं। A9 को ज्ञात करने के लिए A की जगह पर 1/3 प्लस 9 को 9/1 गुणे B माइनस ए अपान प्लस 1 की जगह 1/60। अब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 3 9 3 दूनी 6 20 यानी कि 1/3 धन 3/20। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो नीचे का गुणा 20 तिहाई 60 20 के 20 प्लस 3 3 9 मतलब 29/60 A9 का 29/60। इस क्रम में हम ये देख सकते हैं कि हमें 2 संख्याएं दी गई और उनके मध्य की 9 परिमेय संख्याएं पूछी गई, तो हमने इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करके निकाला। तो इस प्रकार अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय योगेश में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसमें आप लोगों को जो अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो आप हमें सूचित कर सकते हैं और हमें जब भी समय मिलेगा मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये मेरा वीडियो कैसा आपको लगा और क्या आपको हमारे समझाए गए तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, फिर सादर जय श्री सीताराम दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।